हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है द ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि इंसानों ने कैसे अपनी खेती बाड़ी जो है वो शुरू करी, और जो फेजेस हैं खेती बाड़ी के साथ एसोसिएटेड हम उसको जानेंगे, जहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का भी आगमन, इंट्रोडक्शन होने लगा था, जिसको हम कहते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक एज के बारे में जानेंगे, और कुछ चैल्कोलिथिक विलेजेस के एविडेंस के बारे में जानेंगे। तो यानी कि इस चैप्टर में हम 7000 टू 2000 BC का पूरा जो टाइमलाइन है, उसके अंदर जो भी गतिविधियां हुई हैं इंसानों की हिस्ट्री को लेकर, हम उन सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के एक गांव के बारे में आपको बताया जा रहा है, जिसका नाम है लहुरा देव। ये एक आम सा दिखने वाला एक गांव है, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी के, उत्तर प्रदेश के। अब इसकी कुछ ज्योग्राफी आपको बताई जा रही है कि ये जो गांव है, इसके 3 साइड लेक है, कुछ घर बने हुए हैं, एक मॉडर्न टेम्पल है और एक धर्मशाला है। आर्कियोलॉजिस्ट जब यहाँ पर एक्सकवेशंस करने गए तो उनको कुछ अवशेष, कुछ टुकड़े मिले ऐसी पॉटरी के जो कि एंशियंट टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। किसानों के खेतों पर आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारे अवशेष मिले, और यहाँ से हिस्ट्री की फील्ड में एक नया खुलासा हुआ हिस्टोरियंस के सामने और आर्कियोलॉजिस्ट के सामने। इन पॉटरी के टुकड़ों के अलावा यहाँ पर एक एंशियंट टाइम से बिलोंग करता हुआ एक माउंट भी मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, एक तरीके से पहाड़ जैसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जैसे हड़प्पा में हम सिटाडेल के बारे में बात करते हैं, सेम उसी प्रकार का, जिसकी हाइट लगभग थी 4 मीटर। अगर हम प्लेन देखें तो प्लेन कितना होता है, प्लेन जब हम हाइट मेजर करते हैं तो वो 0 मीटर के आसपास माना जाता है। तो वहाँ से 4 मीटर की ऊंचाई पर था ये एंशियंट माउंट। लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्योंकि इस गांव में इतने सालों से हो रही थी, किसान कर रहे हैं, तो ये लेवल्ड हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ये पाया गया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्योंकि ऊंचा था, तो आर्कियोलॉजिस्ट को एक ये अंदाज़ा लग गया कि लगभग ये 4 मीटर का, और इससे भी ऊंचा पहले हुआ करता होगा। वो तो थोड़ा सा ये जो फ्लैट होता चला जा रहा है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से होता चला जा रहा है। अब काम की बात यह है कि लहुरा देव जो यूपी का जो गांव है, जो कि संत कबीर नागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पड़ता है, यहाँ पर एक्सकेवेशंस के बाद आर्कियोलॉजिकल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई इस गांव की, जिसको 1980s के दशक में एक्सकवेट करा गया था आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के द्वारा। अब ये वाली एक्सकवेशन जो सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है भारत की सरकार का, उसने नहीं करी, ये उत्तर प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर खुदाई करी थी। 2001 और 2006 के बीच में 5 सालों तक यहाँ पर एक्सकवेशंस वगैरह होती रही आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। अब यहाँ पर जो लेक है, जैसे हमने पढ़ा कि ये जो गांव है ये तीनों साइड से सराउंडेड है एक बहुत बड़ी लेक से, तो हमें यहाँ पर कुछ कोर डिपॉजिट्स मिले लेक के अंदर, और पेलियो बोटेनिकल रिमेन्स मिले। बोटेनिकल क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। और उसी के आगे अगर हम पेलियो वर्ड लगाते तो हम उसको कह सकते हैं ओल्ड एज के जो प्लांट के जो रिमेन्स हैं, उसके एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिले, जिसको एनालाइज करा गया लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट, एक डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी के द्वारा जिसका नाम है जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। और जियोलॉजी आप जानते हो क्या होता है दोस्तों? जब हम कभी भी अर्थ के अंदर उसके इंटीरियर पोर्शन की बात करते हैं, जिस ज़मीन पर, जिस मिट्टी पर आप खड़े होते हो, अगर खुदाई करके अगर आप उसके नीचे अगर आपको कुछ चीज़ प्राप्त होती है, या फिर अगर आप खुदाई का काम कर रहे हो अर्थ के
क्रस्ट को आप अंदर से जाकर डिकोड कर रहे हो, खुदाई वगैरह कर कर, किसी एक जेसीबी के ट्रैक्टर का इस्तेमाल वगैरह कर कर, तो वो जियोलॉजी वाली चीज़ होती है। अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जब आर्कियोलॉजी का काम हो रहा है तो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह जो है उनका काम भी बढ़ जाता है। और क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ प्लांट रिमेन्स मिले थे जो कि बहुत एंशियंट एरा से बिलोंग करते हैं, इसलिए पेलियो बॉटनी का भी यहाँ पर रोल है। ऐसा क्यों करा गया? ताकि ये समझा जाए कि जिस टाइम पर ये लहुरा देव नाम के गांव में जब बहुत पुराने समय में इंसान रहते होंगे तो उस ज़माने में यहाँ पर क्लाइमेट कैसा हुआ करता होगा, और जो फ्लोरल रिमेन्स हैं, जो प्लांट रिमेन्स हैं, वो कैसे हुआ करते होंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस के जो रिजल्ट निकल कर आए उससे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग नई ये बनी कि एग्रीकल्चर का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर कैसे हुआ, स्पेशली अगर यहाँ पर हुआ तो फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे हुआ। अभी एग्रीकल्चर वाली बात दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज को देखोगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज में जो इंसान थे वो हंटर्स और गैदरर्स ही थे। वो अपना खुद से खाना ग्रो करना, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करना, खेती बाड़ी करना नहीं जानते थे। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर ये लहुरा देव के अंदर ये जो पूरी की पूरी खुदाई वगैरह करी गई, इससे एक नया मोड़ मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को, ये जानने के लिए कि खेती बाड़ी का आगमन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ कैसे, और किस किस प्रकार के एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंसानों के द्वारा ग्रो करे जाते होंगे इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ उत्तर प्रदेश या लहुरा देव की गांव की नहीं हो रही है, राइटर ने आपको यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि खेती बाड़ी को समझना था आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की परिभाषा ये होती है भारत और उसके आसपास की जो भी ये कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से अपना, जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की परिभाषा हमें उससे पता है कि उससे निकल कर आती है इंडिया प्लस उसके आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ टच होता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इस लहुरा देव गांव के अलावा बलूचिस्तान के अंदर ये जो जगह है मेहरगढ़, जिसके बारे में आप एनसीईआरटी, पूनम दलाल दहिया वगैरह के अंदर पढ़ते रहते हो, यहाँ पर भी कुछ एक्सकवेशंस वगैरह करी गई जिससे हमें ये पता लगा कि दिस मेहरगढ़ वॉज द अर्ली सेंटर ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन। अब प्लांट डोमेस्टिकेशन वर्ड का मतलब क्या है? क्या आप कहोगे कि सर प्लांट तो नेचुरल रूप से ग्रो होगा कहीं पर और इंसान उससे या तो कोई जो फल है, जो सब्जी है, या कोई जो क्रॉप है उसको उखाड़ कर खा जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे उससे। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम हंटिंग एंड गैदरिंग लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्लांट के साथ ही जो वर्ड है डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन वर्ड में एक चीज़ आ जाती है कि इंसान यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से ग्रो करना सीख रहे थे अलग अलग प्लांट्स को, और उन प्लांट्स से जो भी वो चीज़ डिराइव करते थे, फिर चाहे वो क्रॉप्स हो, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो। तो यहाँ पर मेहरगढ़ के अंदर जो एक्सकेवेशंस वगैरह करी गई, तो पेलियो बोटेनिकल रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि 7th मिलीनियम BC के टाइम पीरियड में ये मेहरगढ़ पहला ऐसा रीजन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ पर इंसानों ने 2 प्रकार के क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू करे खुद से, यानी कि उनकी डोमेस्टिकेशन करी, उनको सिस्टमेटिक वे में ग्रो करा। एक था वीट और दूसरा था बार्ले। इसके अलावा जो रिमेन्स हमें मिले हैं लहुरा देव गांव के अंदर, वो हमें ये रिवील करते हैं कि ये जो मिडल गंगा वैली वाला जो पोर्शन है, ये जो जोग्राफिकल एरिया है, ये एक अर्ली सेंटर था एग्रीकल्चर का। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मेहरगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं एविडेंसेस के इंसानों ने वीट और बार्ले ग्रो करे, वहीं पर लहुरा देव के अंदर राइस ग्रो करा जाता था इंसानों के द्वारा, चावल ग्रो हुआ सबसे पहले यहाँ पर। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ये तो चीज़ आप 6th क्लास की एनसीईआरटी से भी जानते ही हो, है ना रिया? हम पढ़ते रहते हैं ना 6th क्लास की एनसीईआरटी में, जब हम नियोलिथिक एज वगैरह के बारे में बात करते हैं पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर अभी हमने पढ़ा हुआ है। ये तो बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि जब हम कोई हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इतना तो हर एक सीरियस स्टूडेंट को पता होता है कि अर्ली क्रॉप्स
विच वर डोमेस्टिकेटेड या विच वर ग्रोन, कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि खेती बाड़ी के कंटेक्स में अगर हम बात करें तो इंसानों ने पहली फसल कौन सी ग्रो करी, तो वो थे वीट एंड बार्ले। इसका जोग्राफिकल रीजन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर, वो था मेहरगढ़। और चावल कहाँ पर ग्रो करा गया, मिडल गंगा वैली के अंदर ग्रो करा गया, ठीक है। और पर्टिकुलरली हमें इसके एविडेंसेस लहुरा देव का जो गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से हमें इसके एविडेंसेस जो हैं वो प्राप्त होते हैं। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे पहले एग्रीकल्चर विलेजेस जो थे वो हमें देखने को मिलते हैं इन द टाइम पीरियड फ्रॉम 8000 टू 6000 BC। अब हम थोड़ा सा इंडिया के बाहर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर के रीजन्स की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि न्यूलिथिक एज जो है या फिर जो एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया के बाहर भी तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड भी तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो रही होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वेस्ट एशिया रीजन की, तो ये एक अर्ली सेंटर था जहाँ पर अगेन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा बलूचिस्तान रीजन में जो मेहरगढ़ की जो साइट है वहाँ पर वीट और बार्ले पहले ऐसे क्रॉप्स से तो ग्रो हो रहे थे। वेस्ट एशिया के अंदर भी इसको भी एक अर्ली सेंटर माना जाता है कि वीट और बार्ले की फार्मिंग यहाँ पर जो रहने वाले जो इंसान हैं उन्होंने इसकी फार्मिंग करना शुरू कर दी थी। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स थे इस एरिया के अंदर, इंसानों ने मतलब पहले जो जानवरों का पशुपालन करना स्टार्ट करा, जिसके एविडेंसेस हमें वेस्ट एशिया रीजन से मिलते हैं, वो थी भेड़ और बकरियां, शीप एंड गोट्स। तो अर्ली न्यूलिथिक विलेजेस जो आइडेंटिफाई करे गए हैं वो कहाँ कहाँ पर करे गए हैं, सिर्फ याद रखना दोस्तों अभी हम सिर्फ वेस्ट एशिया रीजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ उसकी प्रोमिनेंट साइट्स हैं न्यूलिथिक साइट्स जो कि आपको एनसीईआरटी वगैरह के अंदर सारी नहीं मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ रिया आपने एनसीईआरटी में देखी होगी, इस साइट के बारे में आप डेफिनेटली जानते होगे, कैटल हुयुक, है ना। मैंने इसके ऊपर फोकस करा भी था कि टर्की में ये साइट है। जब वो एनसीईआरटी का कि अपना चैप्टर खत्म होता है तो कैटल हुयुक नाम की साइट का एक जिक्र आता है ना। इसके अलावा वेस्ट एशिया में कौन कौन सी साइट्स आइडेंटिफाई करी गई हैं, एक साइट का नाम है जेरिको, ठीक है। एन गेजल, ये कहाँ पर है, ये जॉर्डन वैली में लोकेटेड है ये वाली साइट। उसके अलावा तेपी गुरान और अली कोश, ये कहाँ पर है, ये ईरान के अंदर है। कैटल हुयुक जो है जिसका जिक्र एनसीईआरटी में भी है वो है टर्की में। और अबू हुरैया और कैयूनू, ये वाली जो दोनों साइट्स हैं ये सीरिया में। तो 7000 BC के टाइम पीरियड में, 7000 BC आते आते अगर हम बात करें फिर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैसे देखो एनसीईआरटीज वगैरह ये कहती है कि चाइना नहीं आता, तो फिलहाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना बोल के अगर हम पर्टिकुलरली चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर एक साइट आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है सीशैन। कहाँ पर है ये, नॉर्दर्न चाइना के पार्ट में ये लोकेटेड है ये साइट। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले कि फार्मर्स यहाँ पर ग्रो कर रहे थे मिलेट्स को, और वो पशुपालन करते थे कुछ जानवरों का, उनको डोमेस्टिकेट करते थे ताकि उनसे कुछ प्रोडक्ट्स को वो डिराइव कर सकें, या तो अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे जो पिग्स हैं इनको ग्रो करके वो मार के खा सकते हैं, जो मुर्गियां हैं इनसे अंडे प्राप्त हो सकते हैं, या फिर मुर्गियों को मार के खा सकते हैं। अब जो डॉग्स हैं हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंसान इनको मार के खाते नहीं होंगे, मार के खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिकेशन लिखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि इंसानों ने यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनको अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। क्योंकि जैसा कि हम एनसीईआरटी वगैरह के अंदर भी बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि इंसान यहाँ पर केव्स वगैरह के अंदर रहते थे, और डॉग एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और एक लॉयल डोमेस्टिकेटेड एनिमल होता है। अगर आप इसको अच्छे से डोमेस्टिकेट करो तो ये आपको सतर्क कर देता है, चौकन्ना कर देता है आने वाले खतरे से। कोई भी जानवर वगैरह अगर केव के बाहर है तो डॉग जो है वो भौंक भौंक कर आपको एक तरीके से चौकन्ना कर देगा। तो ये इंसान जो थे नॉर्दर्न चाइना के अंदर सीशन नाम की साइट पर जो लोकेटेड थे, उन्होंने मिलेट्स ग्रो करा एज आ एग्रीकल्चर क्रॉप और डोमेस्टिकेट करा पिग्स को, डॉग्स को और चिकन को। वहीं पर अगर हम नॉर्दर्न चाइना की बात ना करते हुए अगर हम बात करें दक्षिण चाइना की, सदर्न चाइना की, तो यहाँ पर हमें कुछ साइट्स देखने को मिलती हैं। नॉर्दर्न चाइना के अंदर तो एक ही साइट मिली जहाँ पर हमें इस प्रकार के एविडेंसेस मिले कि मिलेट्स वर ग्रोन एंड पिग्स, डॉग्स एंड चिकन्स वर डोमेस्टिकेटेड। सदर्न चाइना के अंदर अगर हम बात करें कुछ साइट्स की, जैसे बलीली गैंग, हेमुदू,
तियान टूशान, ये 3 साइट्स हैं, बलीली गैंग, हिमोदू और तियान यूशान। यहाँ पर जो गांव वाले जो थे उस ज़माने के अंदर 7000 BC के आसपास, वो ग्रो कर रहे थे चावल। नॉर्दर्न चाइना के अंदर ग्रो हो रहे थे मिलेट्स, सदर्न चाइना के अंदर ग्रो हो रहे थे चावल, और वो डोमेस्टिकेट करते थे कुछ जानवरों को। नॉर्दर्न चाइना के अंदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से थे? पिग्स, डॉग्स एंड चिकन्स। सदर्न चाइना के अंदर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो थे वाटर बफेलोस, डॉग्स एंड पिग्स। तो डॉग्स एंड पिग्स यहाँ पर कॉमन है। नॉर्दर्न चाइना के अंदर चिकन थे, सदर्न चाइना के अंदर लेकिन मतलब मुर्गियाँ थी, और यहाँ पर वाटर बफेलोस है। उसके अलावा अगर हम वापस बात करें फिर से मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ के अंदर जो एक्सकवेशंस जो करी गई हैं वहाँ पर, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, वीट और बार्ले जो है यहाँ पर ग्रो करे जाते थे, इसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वीट और बार्ले की कल्टीवेशन तो यहाँ पर होती थी, और अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर कैटल, शीप एंड गोट। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, न्यूलिथिक एज के अंदर रिया, जैसा कि हम एनसीईआरटी से जानते हैं, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमन? रिया, कौन सा था पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल ह्यूमंस के द्वारा? हाँ, उसको हम ऐसा बोलते हैं, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। और इसका दूसरा नाम होता है ग्रे वुल्फ। ग्रे वुल्फ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमें ये इंडिकेट करती है कि जो बलूचिस्तान था, जो कि साउथ एशिया का पार्ट है, ये भी एक जोन के तौर पर, एक एरिया के तौर पर, एक जोग्राफिकल रीजन के तौर पर इमर्ज होकर आया, जहाँ पर 7th मिलीनियम BC के अंदर अर्ली एग्रीकल्चरल एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जो एविडेंस हमें देखने को मिले लहूरा देव के गांव से और दूसरी कुछ साइड से इन द मिडल गंगा वैली, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश और मिडल गंगा वैली वाली जो जगह थी, ये इमर्ज हुआ एज अर्ली सेंटर ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो राइटर यहाँ पर 2 बार आपको एम्फेसाइज कर चुके हैं कि जो मेहरगढ़ की जो साइट है वहाँ पर वीट और बार्ले के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं आपको, और जो मिडल गंगा वैली है यूपी के अंदर, पर्टिकुलरली जब लहूरा देव के अंदर ये एक्सकेवेशंस करी गई, तो वहाँ पर आपको चावल के जो कल्टीवेशंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।